राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ हैं, लखनऊ से जुड़ी हैं आज रुचि शुक्ला जी। पहले भी आप कई बार इनसे हमारी बातचीत सुन चुके हैं। रुचि जी प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। रुचि जी, गुड़गांव का राधिका यादव कांड, उसमें तो कुछ लोगों ने पिताश्री को हीरो बना दिया है, समाज के सबसे बड़े हीरो पिताजी हैं। मैंने आज सुबह पे एक वीडियो की थी, बहुत से लोगों ने कहा नहीं बाप ने एकदम सही काम किया। मतलब बच्चों से अगर मतभेद हो जाए, बच्चे आपकी बात ना माने, बच्चे मान लीजिए उद्दंड हो जाए, बदतमीज हो जाए, कुछ हो जाए, आपके कहने में ना रहे तो सीधे चार गोली मार देनी चाहिए। समाज में हीरो बनाया जा रहा है। हिंदू हिंदू हृदय लेटेस्ट है। एक तो ना हमारे समाज की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई कि तकरीबन हर रोज 10-20 ठो हिंदू हृदय सम्राट पैदा हो रहे हैं। तो लेटेस्ट हिंदू हृदय सम्राट जो है वो दीपक यादव जी पैदा हुए हैं जी। क्या आपका पहला ओपनिंग रिमार्क आ जाए तो आगे बातचीत करते हैं जरा। सर, पहला मैं यही कहना चाहूंगी कि आज की तारीख में सही क्या और गलत क्या है, ये एक बड़ा ही डिबेटेबल विषय है कि कुछ लोगों को सही लग रहा है, कुछ लोगों को गलत लग रहा है। मेरे हिसाब से जिसको अगर इसको बहुत अच्छी शब्दों में डिफाइन किया है तो ऑनर किलिंग का ही दूसरा रूप है। हमारे यहाँ एक ऑनर किलिंग कही जाती थी कि अपने जाति से बाहर अगर लड़कियां शादी करती थी या कहीं और उनका कोई संबंध होता था तो मार दिया जाता था उनको। ऐसा था, इतिहास में देखा गया और ये काफी आगे तक भी चला है ये ऑनर किलिंग जो है। तो ये उसी का एक स्वरूप है। अब विषय है कि ऑनर किलिंग सही थी या गलत थी। जो लोग कहते हैं ऑनर किलिंग सही थी वो इसलिए कहते हैं कि हमारे परिवार की जो स्त्री है, हमारे परिवार की जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो जो है कहीं ऐसे गलत जगह में ना फंस जाए, सारी जिंदगी उस अपमान को झेलने से अच्छा है कि उनको मार दिया जाए। जैसे वो तो हमारे यहाँ जो जौहर की परंपरा थी वो भी इसीलिए हुई थी ना कि किसी न किसी तरह से कहीं नहीं मिसयूज ना हो। नहीं, एक मिनट, हमारे बुजुर्ग तो इससे वो तो जन्मते ही मार देते थे। जी, मेरे एक परिवार में रहा है, आज से 4-5 हमारे पीढ़ी मेरे जन्म से पहले वाली जो एरा थी, 1920, 30, 40, 50, 60, 70 तक भी पहले। जन्म लेते ही बेटी को जो है वो अफीम का, इतना बड़ा अफीम का एक गोला खिला दिया जाता था। राजस्थान में बहुत जी, प्रचलित थी और भी बहुत विभिन्न तरीके थे कन्याओं को मारने के। उसके बाद और जब डेवलपमेंट हुई तो पैदा ही नहीं होने देते थे, भ्रूण में ही मार देते थे, कंटाई खत्म। पर वो एक अलग विषय, भूल में मार देने वाला विषय आपको परिवार के जो है सम्मान को लेकर नहीं होता था। वो इसलिए होता था कि हमारे यहाँ एक पुत्र इच्छा, पुत्र होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए। लड़की हो गई तो लड़की बोझ है। हरियाणा में आपने देखिए, आप तो हरियाणा से है तो आपको पता ही है कि हरियाणा में लड़कियों की जो है संख्या, जो है जेंडर इक्वलिटी कितनी ज्यादा है। वो एक अलग विषय की भोज के में मार देते थे वो ऑनर किलिंग से रिलेटेड नहीं है सर। वो तो सिर्फ इसलिए है कि यही समझा जाता था कि पुत्रों को ही पैदा होने का अधिकार है, वही मोक्ष देगा, वही आगे ले जाएगा, वही आपकी गति करेगा। और लड़कियां होंगी तो बोझ होगी। और दूसरी चीज, लड़कियां खासकर ठाकुरों में, राजपूतों में ये प्रथा थी कि जहां लड़की देते हैं वहां उनको सम्मान देना पड़ता है, उनके आगे सिर झुकाना पड़ता है। और वो ये कहते थे कि अगर किसी के आगे सिर झुकाना पड़ा, लड़की देंगे तो फिर झुकाना पड़ेगा, उनके आगे हमको नीचा होना पड़ेगा। तो इससे अच्छा लड़की, ये तो मेरे परिवार में भी, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और मेरे पिताजी की जो बुआ जी थी वो हमारे खानदान की पहली लड़की थी। उससे पहले यही होता था कि मार दिया जाता था उनको। उनको बोल देते थे कि वहीं कोई अफीम खिला दीजिए, क्यों जिस भी परिवार में देंगे वहां झुकना पड़ेगा। ये वजह थी, वो एक अलग वजह थी। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, और हरियाणा में भ्रूण हत्या इसलिए कि पुत्र की इच्छा ज्यादा होती है, पुत्र होने चाहिए, पुत्र होने चाहिए, पुत्र यही तो वो बोझ है। लेकिन ये ऑनर किलिंग जब होती थी तो ऑनर किलिंग इसलिए होती थी कि कोई लड़की अगर किसी लड़के से संबंध में है, किसी दूसरी जाति से या कहीं और से, तो उन्हें लगता था कि एक हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि कुल परिवार देख के, स्टेटस देख के शादी क्यों की जाती है। लोग कोशिश करते हैं कि लड़की को अपने से ऊपर घर में दे, क्योंकि उसके पास कुछ सीखने को होगा, उसके पास प्रगति करने के लिए कुछ होगा, उसको 4 सीढ़ी और चढ़ेगी ऊपर। तो कोशिश करते थे कि लड़की अपने से ऊपर वाले परिवार में जाए, जिससे कि उसका
स्टेटस बढ़े, ना कि स्टेटस डाउन हो। और उस वजह से जब कहीं ऐसा संबंध हो जाता था तो उनको ऑनर फील हो गई कि भाई हाँ उसको मार दो, क्योंकि वो जहां भी जाए वो वैसे भी परिवार का भी नाम खराब करेगी, उस परिवार से जुड़ी और लड़कियां हैं और लोग हैं, सबका इज्जत खत्म होती थी, शादी ब्याह नहीं होते थे, उनका रोटी बेटी का नाता तोड़ देते थे गांव देहात के लोग ऐसे परिवार वालों के साथ जिनके लड़कियां ऐसी रहती थी, वही कल। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देख रहे हैं तो ये जो उसके इस लड़की के जो राधिका यादव के जो पिताजी थे, ये किसी गरीब परिवार से नहीं थे, ये अनएजुकेटेड भी नहीं थे, ये किसी ऐसे तबके से नहीं आते थे, और ये निरंकुश भी नहीं थे, और ये डिक्टेटर भी नहीं थे, इनमें से कोई भी नहीं थे। ये एक लिबरल फादर थे जिन्होंने अपनी लड़की को पूरी अपॉर्चुनिटी दी, उसको पढ़ने की, लिखने की, अपने पैशन को परस्यू करने की, चाहे वो टेनिस खेल के हो या, और हाँ एक हद तक उसको वो भी उसके हाथ में मोबाइल था और उनको ये भी पता था कि सब कुछ देखती है। आखिरी बार जब उनकी हद कौन सी पार हुई, जब उस लड़की ने जरूरत से ज्यादा रील बना के सभी से एक म्यूजिक वीडियो भी बनाया था, और उस म्यूजिक वीडियो के जरिए वो पॉपुलर होना चाहती थी। तो एक टेनिस स्टार बनना उनके उसके पिता के लिए एक्सेप्टेबल था, क्योंकि वो उसको एक सम्मानजनक पेशा मानते हैं। देखिए वो फिल्म एक्ट्रेस भी बन जाती है ना, मान लो कहीं फिल्मों में भी जाके एक्ट्रेस बन जाती या स्टेब्लिश एक्ट्रेस होती, बहुत अच्छे अच्छे परिवारों से भी एक्ट्रेसेस है, ऐसा नहीं कि वो जमाने गए कि तवारफों के कोठों से आती थी और वही एक्ट्रेसेस बनती थी। अब तो अच्छे परिवार के लोग भी जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं कुछ लोग, तो वो बन जाती तो बात। लेकिन ये आजकल जो रील बना के फेमस होने का ये बहुत टेम्परेरी है, जैसे कहते हैं ना जुगनू, चमका और खत्म हो गया। मैं इसी विषय पे आना चाहता था, पर एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल की एथलीट और क्या उसको भी फेमस होने के लिए रील बनाना, इंस्टाग्राम पे आईडी बनाना, इंस्टाग्राम पे 2 4 5 10 लाख फॉलोअर्स बनाना, क्या इतना बड़ा अट्रैक्शन वाकई? देखिए मैं खुद सोशल मीडिया पे हूं, आप जानती हैं, मेरे भी 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख सब्सक्राइबर है अलग अलग चैनल्स पे, और मुझे भी 1,50,000 आदमी सुनता है। अब तो शक्ल से भी पहचानने लगे हैं, अब मैं सड़क पे भी निकलता हूं तो अक्सर मुझे लोग पहचान लेते हैं। सोशल मीडिया से रिकॉग्निशन तो मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु जब हम सोशल मीडिया पर भी आते हैं तो भी हम अपनी इमेज का तो ख्याल करते हैं ना, क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या क्या हमारा आचार विचार व्यवहार है, और हम विख्यात हो रहे हैं या कुख्यात हो रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, या हम नेगेटिव अपनी इमेज बना के बदनाम हो रहे हैं। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। और एक दूसरा बड़ा अट्रैक्शन पैसा है। कल एक लड़की की मैंने वीडियो देखी फेसबुक पे, वो जो है बाल्टी से ले लेके नहा रही है, कपड़े पूरे पहने हुए हैं, पर वो कपड़े पहनना ना पहनना बराबर है, और वो पूरी तरह अपना अंग प्रदर्शन कर रही है। तो मुझे तो पता नहीं था, मैंने देखा और मैं एक फैमिली में बैठा था, मैंने उनको दिखाया, और ये तब तक ये जो यादव फैमिली का कांड चल ही रहा था गुड़गांव में। मैं हरियाणा में ही कल बैठा था, तो हस्बैंड वाइफ थे, दोनों मेरी उम्र के थे। मैंने पूछा बच्चा बताओ इस लड़की का क्या कर जो ऐसे नहा रही है, तो मुझे पता नहीं था वो लड़की कौन है। तो आज मैंने जब सुबह वाली वीडियो में जिक्र किया तो एक लड़के ने उस पर कमेंट किया कि ये तो वो हापुड़ की कोई लड़की है, पता नहीं क्या नाम है। फिर मैंने उसको यूट्यूब पे सर्च किया तो उसकी वीडियोस पे वो पहले ये वीडियोस बनाती थी नाच गाने वाले, और उनमें मिलियंस ऑफ व्यूज है। फिर उस लड़की ने यहाँ भी दिखाया कि ये मेरा घर बन रहा है, और वो जो घर बन रहा है उसका हापुड़ में या कहीं भी गांव में बन रहा है, वो मेरे हिसाब से तो वो 1.5 करोड़ का घर जब बन के तैयार होगा तो 1.5 करोड़ का घर है। उसके पुराने वीडियोस पे इतने व्यूज है, इसका मतलब वो 5 से 10 लाख रुपया महीना अपने उस पूरे वेंचर से कमाती है। परंतु अब उस पॉपुलैरिटी को मेंटेन करने के लिए सिंपल वीडियोस या सिंपल डांस के वीडियोस नहीं चल रहे हैं, तो अब उसने अंग प्रदर्शन का, उस व्यूअरशिप को मेंटेन करने के लिए
अब सीधे सीधे अंग प्रदर्शन पे उतर आई है वो लड़की। पैसा कमाना भी एक बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन है सोशल मीडिया पे ऐसी रील्स और वीडियोस बनाने का। परंतु राधिका यादव तो बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करती है। तो यहां पे बेटी और बाप का जो क्लैश हुआ है, इसको हम कैसे डिफाइन करें? क्या ये एंगर इश्यूज थे? भाई उन्होंने अपनी बेटी को टेनिस प्लेयर बनाया, वो बेटी स्कर्ट, मिनी स्कर्ट पहन के टेनिस खेलती है। गांव वालों ने, और 10 साल आज से नहीं, उसको 15 साल हो गए खेलते हुए। जो वो 10 साल की थी तब से खेल रही है, आज वो 25 साल की है। तो सारा देश जानता है कि हाँ भाई फलाने की बेटी है, टेनिस प्लेयर है, इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर है, मिनी स्कर्ट पहन के खेलती है। सारे गांव ने देखी होंगी वीडियोस उसकी खेलते हुए की, अदर स्पोर्ट्स वुमन। बड़ी कॉमन बात है। मेरे घर में खुद मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, हम सब स्पोर्ट्स पर्सन्स रहे हैं। सारी जिंदगी हमने निकरें पहन के जो है स्पोर्ट्स की है। मेरी बेटी जब बॉक्सिंग में, जब रिंग में उतरती थी तो वो निक्कर ही पहनी होती थी ना। या मेरी पत्नी जब वेट लिफ्टिंग करती थी तो उन्होंने कॉस्ट्यूम पहना होता था। ये कॉमन सी बात है। तो ऐसा भी कुछ ऑनर किलिंग वाला मामला नहीं लगता। तो क्या ये बेटी और बाप के ईगो क्लैश था, बाप के एंगर मैनेजमेंट इश्यूज थे, क्या था ये? कैसे डिफाइन करेंगे आप इसको? पहली चीज ही फैमिली डिस्कॉर्ड था इनका, इनके बीच में, फादर और डॉटर के बीच में। तो फादर का एक उनका एंगुश ये था कि जब मैंने तुमको सारी सुविधाएं दी हैं, जब मैंने तुमको एक सक्सेसफुल लाइफ बनाने के लिए प्लेटफॉर्म दे दिया है, रिस्पेक्टेबल वे में दे दिया है, उसमें जब तुम नाम करोगी, देश विदेश में टेनिस प्लेयर बनोगी इंटरनेशनल लेवल की, तो तुमको रिस्पेक्ट से याद करेंगे लोग। वेयर जो तुम रील बना के जो नाचने गाने का काम कर रही है, उसमें उनको लग रहा था कि फैमिली की डिसरिस्पेक्ट है। फिर उनको एक निराशा भी हुई कि मैंने इस लड़की के ऊपर इतना खर्च किया है, इसको बनाने में, इसको यहाँ तक लाने में, और ये तो उसको तो वो चाहिए ही, उसको तो 4 सीढ़ी नीचे उतर के कोई और ही काम करना है। और आप जो कहते हैं ना, वो चाची तो इंटरनेशनल प्लेयर है, ये है वो, देखिए इजी वे आउट। टेनिस खेलने के लिए उस लड़की को अपने शरीर पे मेहनत करनी पड़ती है, उसको वर्कआउट करना पड़ता है, उसको सस्टेनेबिलिटी के लिए फिजिकल फिटनेस चाहिए, मेहनत चाहिए, वो नहीं है। अब रील बना के नाचने में एक चीज बताइए, ठीक है मैं मानती हूँ कंटेंट वाले भी, ऐसा नहीं, आप भी बैठते तो रिसर्च करते हैं, मैं भी कुछ बोलना होता है तो पहले पढ़ती हूँ, मेहनत उसमें भी लगती है। लेकिन उस मेहनत को देखिए कि एक प्लेयर को बनने में, एक अकेडमी जाने में बरसों की तपस्या होती है। बच्चों के लिए तो माँ बाप की भी होती है। और माँ बाप, जितने प्लेयर्स आप देख लीजिए, उनके माँ बाप ने रातों की नींद हराम कर ली है, बैठे रहते हैं बार बार अकेडमी में, कर्जा ले लेके अकेडमी भेजते हैं, तैयारी कराते हैं, तो उनका भी तो त्याग है। अब उस माँ बाप को उस लेवल पर बच्चा आ गया, उसके बाद आने के बाद वो कहता है कि मैं तो रील बना के पैसा कमाऊंगा। तो तेरे को रील बना के पैसा कमाना था, तो जो हमारी इतने सालों की तपस्या थी, उसका क्या? उसका क्या? अगर तो यही करना था 5-7 साल पहले कर लेती ना फिर वो। अब जब उस मुकाम पे पहुंच गई, तो उनके फादर को वो फ्रस्ट्रेशन था कि मैंने इस लड़की को, एंड आई थिंक वो बहुत ज्यादा प्यार करने वाले पिता रहे होंगे अपनी बच्ची को। ये कदम गुस्सा नहीं है, ये अत्यधिक प्यार का नतीजा है। वो उसको इस हद तक प्यार करते रहे थे उसके फादर, मुझे लगता है कि जिस तरह की लिबर्टी उन्होंने दी, उसके बाद उनको लगा कि इतना सब कुछ देने के बाद भी अगर इस लड़की को ये बात नहीं समझ में आ रही है, तो उन्हें लगा कि मेरी मेहनत बेकार है। वो उनके अंदर गुस्सा था, वो एंगुश था। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी लड़की को बहुत प्यार किया है, उसकी इच्छाएं पूरी करी है। अगर उसने मिनी स्कर्ट करी तो लाके भी पैसा तो दिया होगा, अकेडमी खोली तो लाके पैसा दिया, उन्होंने उसको ट्रेनिंग कराई। उस लड़की के साथ जहां तक मैंने देखा है, 2-4 जगह मैंने मीडिया में पढ़ा है कि उसको चाइना में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा था। उसने अपने कोच से ये कहा कि मैं चाइना में, मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे खाने का इश्यू है, खाने पीने में दिक्कत होगी, तो आप मुझे दुबई भेज दीजिए। अब दुबई क्यों? क्योंकि वो लड़का जिसके साथ उसने वीडियो करी थी वो दुबई में है, वो लड़का इंडिया में नहीं है इस समय। तो उसने कहा कि मैं वहां जाके आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ, आई वॉन्ट टू हैव फन, आई वॉन्ट टू एंजॉय। आप समझिए, उसको, उस लड़की को काम नहीं करना था,
अब वो जो एकेडमी खड़ी कर दी, वो सब जिम्मेदारी उसको बोझा लग रही थी। उसको उस लड़के के साथ जाके बीच पे कपड़े पहन के छोटे छोटे जो भी कुछ करना हो, गाने बनाने हो, म्यूजिक बनाना हो, वो उसको ज्यादा आसान लग रहा था। और उसे लग रहा था कि वो करने से तो मुझे और ज्यादा पैसा मिलेगा, ना मेरी फिजिकल लेबर है, ना मेरे को कोई ज्यादा तकलीफ है इसमें, और मेरा साथ तो दे ही रहा है। और आपको नहीं लगता वो लारे लपटे नहीं दिए होंगे उस लड़के ने? दुबई क्यों? क्योंकि दुबई में वो लड़का रहता है। और आपको क्या लगता है कि प्रणव जैसी ये सारे केसेस, ये भी ग्रूमिंग गैंग ही है सर, तरीके अलग अलग है। उस लड़के को अच्छी तरह मालूम है, उस लड़के को भी, कि ये लड़की किसी न किसी कोने की अंडा देनी है, मुर्गी से कम नहीं है। ये वीडियो नहीं भी बनाएगी तब भी इसके बाप के पास इतना पैसा, इसके नाम से एकेडमी चल रही है, मैं फिर भी इसके बैठ के खा सकता हूँ। जब ये लड़की काम करेगी या तो नाच गा के पैसा कमाएगी तब भी मैं खाऊंगा बैठ के, और ये एकेडमी चला के करेगी तब भी मैं खा लूंगा बैठ के। उसको कहां से नुकसान? आपका इशारा सीधे सीधे लव जिहाद एंगल पे है। इनको जो हिंदू हृदय सम्राट भी बनाया है, वो उन लोगों ने बनाया है जिनको लगता है कि ये लव जिहाद के कारण की गई ऑनर किलिंग है। जो डायरेक्ट लव जिहाद नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट लव जिहाद नहीं है, ये डायरेक्ट लव जिहाद नहीं है। इसको देखिए, इसको एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है इसमें। वो लड़के ने कुछ ऐसा किया है कि वो तो कह रहा है मैंने कमिटमेंट है ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कल इसके साथ एक वीडियो किया है। आप समझिए, वो टोटली कह रहा है कि मेरा इस लड़की से कोई अफेयर नहीं है, एक मैंने इसके साथ वीडियो किया है। अगर तुमने इसके साथ वीडियो किया है तो वो लड़की अपना करियर दांव पे लगा के सिर्फ दुबई ही क्यों जाना चाहती है? वो ये जताना चाहता है कि मैं कमिटेड भी नहीं हूं, मुझे तुमसे कोई लेना देना भी नहीं है, और अगर तुम आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारे पर एहसान होगा, उस एहसान के बदले में धीरे धीरे दबते दबते वो उसके पास आएगी, करीब आएगी, वो शादी करेगी या बिना शादी के रहेगी, जो भी कुछ होगा। अगर वो लड़की उस रस्ते से कमा लेती तब भी लड़के को फायदा है, और मान लो वहां वो फेल हो जाती तो वापस बाप के एकेडमी तो है ही, बाप करोड़पति बाप तो है ही है, फिर तो देगा नहीं वो, और वो उसकी लड़की को छोड़ भी देगा कुछ दिन के बाद, तो क्या फर्क पड़ने वाला था? वो लड़का ये थोड़ी कह रहा था उससे कि मैं तुझसे शादी करूंगा। ऐसा कोई ओपन केस नहीं था लव अफेयर का। तो आप समझिए कई तरह के ट्रैप होते हैं, कोई डायरेक्ट ट्रैप नहीं मतलब है। अच्छा, लड़के ने प्यार का, शादी का ऐसा कोई प्रपोजल नहीं दिया है, वो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती करना चाहता है, या उसका जो भी प्लानिंग रही होगी। अच्छा चलिए, एक चीज, मौज मस्ती भी नहीं कह रहा, वो तो ये कह रहा है मैंने तुझके साथ, मैं तो काम करता हूँ, मैं तुझका कलीग हूँ, वो ये कह रहा है। अच्छा चलिए, मान लिया हमने, वो इस लड़की की एक सहेली है, वो शायद खुद भी टेनिस प्लेयर है, उसका एक वीडियो वो भी इंस्टाग्राम पे कल परसों से चल रहा है, वो मैंने आज देखा, सुबह के वीडियो में भी हमने उसका जिक्र किया। वो एक बात कहती है कि इसका फादर वाज ओवर पोजेसिव, और उसको कभी किसी लड़के से बात करने की इजाजत नहीं थी, उसको हर एक दिन में 8 बार अपने बाप को ये सबूत देना पड़ता था अपनी वफादारी का, या जो भी है, मतलब फादर बहुत एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव, वो सहेली ऐसा बता रही है, जबकि मुझे लगता है कि फादर बहुत क्वाइट लिबरल। पर उस वीडियो में वो लड़की कहती है कि ऐसे बाप के साथ कौन रहना चाहेगा जो इतना ज्यादा पहरेदारी करता है, और वो इसलिए घर से निकलना चाहती थी, और वो एक स्वतंत्र, उसको मैं स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र जीवन और स्वच्छंद जीवन में एक अंतर होता है, जैसा आपने बताया, वो अपने बाप के नियंत्रण से दूर, अलग हटके एक स्वच्छंद जीवन जीना चाहती थी। ये कोई नई चीज नहीं है, आज के जमाने की बहुत सी लड़कियां, मैं सब नहीं कहूंगा, वी कांट जनरलाइज, पर बहुत सी लड़कियां अपने घर परिवार, मायके या ससुराल के नियंत्रण से मुक्त होकर स्वच्छंद जीवन जीने की लालसा रख रही हैं। उनको
परिवार में, अपने मायके में अपने पेरेंट्स की रोक टोक, भाइयों की रोक टोक, परिवार की रोक टोक, समाज की रोक टोक बुरी लग रही है, और ससुराल में शादी एक बोझ लग रही है, बच्चे एक बोझ लग रहे हैं, और परिवार की मर्यादा एक बोझ लग रही है, मर्यादा टोटल। और उनको लगता है कि इससे अलग हटकर मौज मस्ती वाला जीवन, पाश्चात्य जीवन शैली। लड़कियां अब माँ बाप के या ससुराल के या पति के चंगुल में नहीं रहना चाहती। क्या समाज इस दिशा में अब बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है? आपको क्या लगता है? जी सर, ये देखिए, ये भी आप वैसे अगर आप दीजिए उसको, आप लिंक करिए, तो पश्चिमी जगत में जहाँ 13-14 साल के या 15 साल के बच्चे होते हैं, उनको कानूनन भी अधिकार होता है कि माँ बाप से अलग होकर रह सकते हैं। हाँ। तो है ना, तुरंत वो रह सकते हैं। हाई स्कूल का बच्चा है कि भाई आई वांट टू लिव अलोन, अब फिर वो चाहे वो मैकडोनल्ड में टेबल पहुंच के अपना पैसा कमाए या कैसे भी कमाए, वो स्वच्छंद रहना चाहते हैं, और वो एक जो थी उनको पार्टी। देखिए, प्रॉब्लम वहां भी वही है कि वहां के पेरेंट्स है ना, वो उतने अटैच नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। उस सोसाइटी ने समझ लिया है कि इनको जो करना है ये वो तो करेंगे ही, तो फिर हम भी अपना जीवन क्यों ना जिए। हमारे यहाँ के माँ बाप क्या है, मरे जाते हैं, पहले पढ़ाई के लिए, फिर लंदन भेजो, फिर कनाडा भेजो, फिर उसकी शादी के लिए चिंता, फिर शादी हो जाएगी तो उसको स्टैब्लिश करने की चिंता, फिर उसके बच्चों की चिंता, फिर बच्चों के बच्चों की चिंता। ये हमारे यहाँ का रिवाज है। तो ये चीज अगर ये समाज में, देखिए उसका नहीं बदला, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हम लोग, इसका रिवर्स होना अभी बहुत मुश्किल है इस चीज का। तो सीधा तरीका ये है कि माँ बाप जो सोच रहे हैं कि इनको लालन पालन में उतना ही दीजिए इन बच्चों को जितने के ये लायक है, उससे ज्यादा आप देंगे ना, तो अगर उनको लगता है कि कोई श्रवण कुमार बन जाएगा और कोई लड़की उनकी जो है जिंदगी भर सेवा, तो इनमें से कोई कुछ भी नहीं करके देने वाला है, ना बेटियां करके देने वाली है, ना बहुएं करके देने वाली है, ना बेटे करके, कोई नहीं दे रहे। क्यों? उनके अंदर वो एहसास ही खत्म हो गया। हमारा जो इमोशनल इंडेक्स है ना, वो बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। ये सुपरफिशियल इमोशनल, अभी आप देखिए जितने भी ये जो केसेस हो रहे हैं, दिस इज तो शारीरिक संबंधों से ही ज्यादा रिलेटेड है, इट्स हार्मोनल। ये कोई लव शव नहीं है कहीं पे भी। ये ऐसा लव नहीं होता कि एक लव के लिए किसी ने मार के फेंक दिया और किसी ने काट के फेंक दिया या किसी ने चीट कर लिया। लव डजंट टीच यू चीटिंग। अगर लव में चीटिंग होती ना, तो सबसे पहले माँ अपने बच्चे को चीट करके दूध पिला छुड़वा देती। लव डज नॉट टेल यू हाउ टू चीट, देन इट्स नॉट लव। लेकिन उनको कौन समझाएगा इन बच्चों को ये बात, क्योंकि माँ बाप को खुद भी नहीं पता है। आधी से ज्यादा हमारे यहाँ समाज में शादियां जो अरेंज मैरिजेस होती है, वो सिर्फ साथ रहते हैं, वो समय काटते हैं, वो शादीशुदा तो होते हैं पर सोलमेट्स नहीं होते हैं लोग। तो हमारे समाज में ना एक इस अवेयरनेस की बहुत कमी है, चीजों को जानने की। अब एक धर्म का जो पिछले कितने सालों से चल रहा है, एकदम लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं, जो आप कह रहे हैं हिंदू हृदय सम्मान, मतलब ये हाल हो गया है कि इसने ये कपड़ा पहनना तो हिंदू है। एक्सट्रीम, देखिए एक्सट्रीम कहीं भी गलत है, जो दूसरों के लिए गलत है हमारे यहाँ भी गलत है। जिनको हम कहते हैं कि वो एक्सट्रीमिस्ट है, वही अगर हमारे यहाँ भी आ जाएगा ना, तो हमारे भी दम घुटने लगेगा। एक्सट्रीम कहीं भी गलत है। रही बात, हम दूसरों को कहते हैं वहां पे पर्दा होता है, तो अगर हमारे यहाँ भी हम ये कहने लगे कि हर वो औरत शालीन होती जो साड़ी पहनती है और हर वो औरत जो स्कर्ट पहनती है वो चरित्रहीन होती, तो ये भी गलत है, ये भी तो गलत है। तो खान पान से, पहनावे से, अच्छा हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए कोई हमारे पास तरीका नहीं बचा है। ना हमारे स्कूलों में सिखाया जाता है, ना हमारे समाज में सिखाया जाता है, ना इस पर चर्चाएं होती है। यहाँ तक कि आज तक कल हमारे गुरु है, बाबा जो भी है समाज में, जो तरह तरह के लोग जो है प्रवचन चलते हैं, सत्संग चलते हैं, उन सत्संगों में औरतें उठ उठ के मुंह पे घूंघट डाल के कमर खोल के नाच रही है, दैट इज एक्सेप्टेबल।
जी असल में एक एक समस्या और है। हिंदुस्तान में जब कैरेक्टर की बात होती है तो कैरेक्टर इज ओनली एंड ओनली रिलेटेड टू योर सेक्सुअल बिहेवियर। झूठ जी नहीं बोलना, देश के साथ गद्दारी नहीं करनी है, अपने जुबान का पक्का रहना, जो वादा कर दिया उसको किसी भी कीमत पर निभाना, झूठ बोल के है किसी के साथ बिजनेस नहीं करना, इसको कैरेक्टर का अंग माना ही नहीं जाता। या भ्रष्टाचार न करना, कैरेक्टर में सिर्फ लकोट कस के बांध लो, हो गया कैरेक्टर। जी सर, वेरी राइटली सेड। कैरेक्टर का मतलब यही है यहाँ पे। कैरेक्टर का मतलब चरित्र होता है कि आप जो है किसी के साथ नैतिक और अनैतिक संबंधों के बीच में, शारीरिक संबंध वो भी, मानसिक भी हाँ नहीं कह रही हूँ मैं, इमोशनल भी नहीं कह रही हूँ आपसे। आप अगर देखिए हमारे इतिहास हमारी फिल्मों को उठा के देखिए तो हमेशा जब विलेन को पोर्ट्रे करते हैं तो उसके हाथ में शराब का गिलास होता है, वो सिगार पी रहा होता है, वो क्लबिंग कर रहा होता है, और जो वैम्प होती है वो भी शराब पी, और जो हीरोइन होती है वो शराब नहीं पीती, वो साड़ी पहनती है, हाँ? और वो क्लब किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं हमारे यहाँ, इसको हमारे चरित्र माना जाता है। यानी कि हर शराब पीने वाला आदमी रेपिस्ट भी होता होगा, चोरी भी करता होगा, कत्ल भी करता होगा, वो एसोसिएट ऐसे कर दिया हमने इस चीज को। लेकिन एक कोई भोला भोला नटवर लाल जैसा आदमी जिसकी शक्ल इतनी भोली कि कोई उसको कह ना सके, वो आदमी सबसे शातिर चोर हो सकता है। तो वेज नॉन वेज खाने वाला जो है वो हिंदू नहीं है, शराब पीने वाला ब्राह्मण नहीं है, ये कपड़े पहनने वाली लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं हो सकता। हम सिर्फ सुपरफिशियल पे जा रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं। हमारी जो इंटरनल अवेकनिंग है वो नहीं हो रही है, ऊपर ऊपर से हो रही है। मैं मैं एक प्रकरण याद दिलाना चाहता हूं। आज से करीब 20 साल पहले या 15 साल पहले अनुराग कश्यप ने फिल्म बनाई थी देवडी। उसमें हीरोइन जो है हीरो से मिलने के लिए अपने घर से साइकिल पे गद्दा लाद के लेके जाती है खेत में। हीरो कहता है भीड़ भाड़ है, घर में कोई जगह नहीं मिल रही है, कोई जुगाड़ करना। हीरो लड़की से बोल रहा है, तो लड़की सजेस्ट करती कि वो फलाने खेत में मिलो, और गद्दा लेके जा रही है। जब ये फिल्म आई तो इंडियन सेंसिबिलिटीज को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची कि अरे तुम फिल्म के हीरोइन को ऐसे कैसे दिखा सकते हो। मतलब हीरो अगर ये काम कर रहा है तो चलेगा। आपने अभी कहा ऑनर किलिंग, ऑनर का ठेका सिर्फ लड़कियों ने लिया है, पर देश परिवार की इज्जत का ठेका सिर्फ लड़कियों पे है, बहुओं पे, लड़कों पे नहीं है। मारा छोरा तो सांड है, अपनी गाय ने संभाल के रख, अपनी बचिया को संभाल के रख, ये हमारे समाज का फेवरेट डायलॉग है। हमारा लड़का तो ऐसे ही चरेगा खाएगा। पति की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में 10-10 इश्यूज होते हैं, पत्नी का एक भी बर्दाश्त नहीं होता। अरे सर आप ये सोचिए कि हमारे समाज में औरतों को, अगर कोई औरत की सेक्सुअल डिजायर को अगर वो एक्सप्रेस करती है, उसे चरित्रहीन मान लिया जाता है। हाँ मैन मैन कैन गो टू द क्लब, मैन कैन गो टू द प्रोस्टिट्यूट, मैन के टू, अगर कोई, मैं अब आपको बताती हूँ मिडिल ईस्ट में जो लोग रहते हैं साल साल 2-2 साल जो विदेशों में जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, आप वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं प्रोस्टिट्यूट्स के पास? बिकॉज वो कहती है हमारी डिमांड, तो उनको वो नहीं पता कि जिन पत्नियों को घर पे छोड़ के आए हैं इंसान तो वो भी है। अगर ये आदमी कहता है, जस्टिफाई करता है कि भाई मैं इतने दिन मैं बीवी को छोड़ थोड़ी रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई साल हो गया, 1.5 साल हो गया, वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाएगा, कुछ भी करेगा, तो उसको उस समय ये नहीं सोचता कि वो बीवी भी तो उसी दौर से गुजर रही है। एक मैंने रिसेंटली कोई पिक्चर में नाम बोली तो छोटी सी पिक्चर थी, कोई टीवी पे स्टम्बल्ड अपॉन, उसमें कहा कि उन औरतों के बारे में कहा कि जिनके पति जो लेबर होते हैं ना बॉम्बे चले जाते हैं, तो वो 3-4 औरतें हैं
वो 3-4 औरतें क्या करती हैं कि ऑब्वियसली यंग है, हाँ, तो किसी का किसी के अपने जेठ के साथ संबंध हो गया, किसी का कुछ हो गया कहीं, क्योंकि जो लोग भी तो घात लगाए, ऐसा नहीं कि औरतें ही करा दे, परिवार में, पड़ोस में, समाज में वो भी तो उन औरतों पे घात लगाए रहते हैं कि इसका हस्बैंड नहीं है यहाँ पे। तो वो 3 या 4 औरतें मिलकर डिसाइड करती है कि एक जो लड़का है गांव में आता है उसको पकड़ ली, एंड देन वन बाय वन दे विल हैव फन विद देम, और उसी में फिर वो मर्डर्स हुए। तो उसमें एक बहुत छोटी सी कोई पिक्चर थी, शायद किसी ने देखी भी नहीं होगी, एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि ये जो आदमी जाते हैं ये वहां पे प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं रेड लाइट एरिया में, और वो लौट के आते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी वाइफ 1.5 साल तक दरवाजे पे बैठ कर उनका इंतजार कर रही होगी। What about her sexual desires? Is she not human? तो मुद्दों को समझने की कोशिश नहीं करते, और उस औरत को उन्हीं औरतों को पंचायत चरित्रहीन साबित कर देती है कि तुम्हारी हिम्मत के तुम्हारे पति बाहर कमाने गए थे और तुम लोगों ने ऐसा ऐसा किया। 4 औरतें खड़ी थी, कहती हमारे पति कमाने गए थे तो सब कमाने ही जाते ना, उनके जब रिश्ते वहां से औरतें वहां से एक उठा के लाते और हमको दे देते हैं। तब उन पतियों से पूछा उन्होंने हमारी जिंदगी के साथ क्या किया। सर, सही और गलत का जो है ना, एक ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। ये क्या सही है हमारे, मैं आपको बता रही हूँ, अवेकनिंग की बहुत कमी है। हम लोग जगे नहीं है, हम लोग नहीं, सिर्फ फड़फड़ा रहे हैं। सोशल वैल्यूज भी समय के साथ चेंज हो रही हैं। जो चीजें आज से 20 साल या 30 साल पहले बहुत बुरी तरह टैबू मानी जाती थी, अब वो सोशल एक्सेप्टेंस हो रही है उनकी। हालांकि होता अभी तो पहले भी भी रहा होगा। ग्रामीण और कस्बाई समाज अभी भी बहुत कंजर्वेटिव है, परंतु जो शहरी समाज है, शहरी समाज तो पूरी तरह पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण करने में अंधी दौड़ में पीछे लगा हुआ है। और परंतु ये जो इंटरनेट और सोशल मीडिया का जो प्रसार है, इसने गांव की लड़कियों को भी, जो शुद्ध देहाती पारिवारिक माहौल में पलने वाली लड़कियों में भी वो डिजायर्स पैदा की हैं, और उनको लग रहा है वो फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैंने मेरे एक मित्र हैं, वो 3 साल लगभग जो है वो मुखर्जी नगर में उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की, अंत में वो आईएएस होके निकले वहां से। तो वो मुझे किस्से सुनाते हैं, तो वो कहते हैं कि वहां पे लाखों लड़के जो हैं दिल्ली में या ऐसे कोचिंग, ऐसे सभी कोचिंग नगरियों में, यहां तक कि 12th के बाद वाले बच्चे भी, वो दे इंडल्ज इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। तो मैंने पूछा कि इसका एक कारण, मुख्य कारण आपको क्या लगता है? वो कहते हैं यार देखो, चाहे वो पीईटी हो, पीएमटी हो, जेई जिसको बोलते हैं, वो सब कुछ हो, या फिर यूपीएससी हो, 10 लाख लोग 20 लाख लोग परीक्षा देंगे, कुछ 0.0001% का सिलेक्शन होना है। तो कहते हैं जब 99.999% चांसेस फेलियर के ही हैं, तो वहां से उससे तो हाथ धोना ही धोना है। जो मौज मस्ती है इससे भी हाथ धो ले ना, ये मिली मौज मस्ती की नहीं, 3-4 साल पढ़ते रहे, वहां भी फेल हो गए, तो कहते हैं चलो वहां फेल हो जाएंगे, कम से कम ये मौज मस्ती वाला तो पार्ट याद रहेगा कि चलो यार आईएएस बन के डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने पर मौज मस्ती खूब ली। कहते हैं ये पूरे आपके मुखर्जी नगर में यही माहौल है, 99% लोग वहां मौज मस्ती में ही बर्बाद है। फिर आज के ग्रामीण बच्चों को भी फोमो वाला सिंड्रोम मुझे लग रहा है कि अब होने लगा है कि यार सारी दुनिया मौज ले रही है, शहर में जाके मौज ले रही है, तो मैं क्यों अपने माँ बाप, पहले माँ बाप की गुलामी, उनके वर्ड, मेरे वर्ड में नहीं, पहले माँ बाप का नियंत्रण, पहले भाई और पिता और चाचा ताऊ के Z+ सिक्योरिटी में, और वहां से निकली तो पति और देवर और सास ससुर की Z+ सिक्योरिटी में। कहते हमारे हिस्से में कब आएगी वो मुखर्जी नगर वाली मौज मस्ती।
बच्चों की तो ये सोच हो गई है, युवाओं की बिल्कुल हो गई है। तभी तो वो कहती है कि मैं दुबई जाऊंगी और मेरा दम घुटता है बाप के घर में रहने में। जी। जी सर। सर इस पे एक एंगल ये भी देखे ना कि आपने भी साइंस पढ़ी होगी कि जब 12-13 साल की उम्र में प्यूबरिटी में कोई भी पहुंचता है तो प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन जो है वो कहाँ जाएगा? Isn't that- एक जानवर भी देखिए कि जानवरों में भी जो बच्चों की एक एज ऑफ कमी आती है तो उनके लिए भी एक नेचुरल प्रोसेस है ये। हमारे यहाँ क्या है कि प्यूबर्टी आती है पहले 12 से 13 साल की उम्र में और कंसेंसस की एज आती है 18 पे और 21 पे। तो जो एक लीगल सिस्टम ने आपको कोई अधिकार दिया वो तो दिया 18 पे, लेकिन आपकी बॉडी जो है जवान हो गई है 12-13 पे, हार्मोन तो तब से आ रहे हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते वो 18 और 21 पे आ गया। उसके बीच के हिस्से में क्या करेंगे ये लोग? विथ सो मच एक्सपोजर, विथ सो मच हैपनिंग अराउंड देम। पहले जमाने में क्या होता था, होते तब चिट्ठियां देते थे, अफेयर नहीं होते थे क्या? अरे वो तो तब छोड़ दीजिए, पर आधा 1000 साल पहले भी जो है होते थे अफेयर। तो हजार हमारे तो रामायण में, हमारे तो क्या बोलते हैं, सुपर्णखा भी मुग्ध हो गई थी लक्ष्मण जी पे और रामचंद्र जी पे। मेनका ने भी रिझाने की कोशिश करी। ये एक नेचुरल एलिमेंट है, उसको हमने एक नैतिक दायरे में बांधा। हमारे शास्त्रों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे देवों ने हमने उसको एक नैतिक दायरे में बांध दिया कि ये कोई दंगल हो जाएगा। इसीलिए हमारी जो सामाजिक समस्या, बाल्यकाल के बाद जो बच्चे क्यों गुरुकुल जाते थे, क्यों लड़के अलग रहते थे, चेस्टडी कि उनका जो उस समय जो बल है इंद्रियों पे वश। और गुरुकुल में क्या सिखाते थे? व्यायाम सिखाते थे, सबका अच्छी शिक्षा देते थे, सात्विक भोजन होता था, उनको काम में लगाए रहते थे। उससे क्या होता था, वो 20-21 वर्ष तक की उम्र तक का वो जो लड़का है वो जो है एक तपस्वी का ही जीवन जीता था। वो तपस्वी का जीवन का मतलब ये नहीं था कि वो आगे जाके शादी नहीं करेगा। इंद्रियों पे कंट्रोल, देखिए स्वाद इंद्री पे कंट्रोल कर सकता है आदमी, टच पे कर सकता है, आइज पे कर सकता है, लेकिन ये जो इंद्री है इस पे कंट्रोल करने के लिए हमारी कैसी व्यवस्था? अब क्या है, वो सब तो खत्म हो गया, गुरुकुल नहीं है, कुछ नहीं है। अब ये बच्चे जाते हैं, 10 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल है, 12 साल की लड़की को बॉयफ्रेंड चाहिए, 15 साल वाले परेशान कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे निकल के ये? एंड इन लास्ट 40-50 1 सेकेंड सर। ठीक। तो अब क्या है, अब उनको इतनी छोटी छोटी उम्र में जो है उनको सब कुछ चाहिए, तो करें तो क्या करें, कैसे कंट्रोल करें उन हार्मोन्स को? उसका कोई ये कोई समझ नहीं रहा है। आप बताइए 12 से 14 साल के जब आवेश होते ना, कहाँ जाएंगे ये लोग? डू वी हैव अ सिस्टम? कितना आप उनको क्या समझते मैं हैं, आप बताऊं, उनको ताले में रख लेंगे? एक चीज मैं बताऊं, हम गांव में हमने देखा है अभी भी एक वर्ग है जो 12, 14, 15 साल की उम्र में बेटियों की शादी कर दे रहा है। तो हमने उसके खिलाफ नहीं, उनको एजुकेट करने की कोशिश की। हम एक संस्था चलाते थे, तो एक बड़ी समझदार महिला हमसे जुड़ी हुई थी। उन्होंने, ये फेसबुक का ही विमर्श था, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही। उन्होंने कहा गांव की सोसाइटी ये जानती है, जो गरीब तबका है उनमें ये ज्यादा समस्या है कि लड़की 12, 14 साल की होते ही हार्मोनल रूप से और आजकल शारीरिक रूप से, जबकि पोषण का स्तर बढ़ गया है, गांव में भी मेल न्यूट्रिशन की समस्याएं खत्म हो गई हैं, तो बच्ची 12, 14 साल में मैच्योर हो जाती है। और इससे पहले कि वो गांव में, क्योंकि और बहुत ज्यादा बंधन है,
माँ बाप सारा दिन खेतों में रहते हैं, भट्ठों पे रहते हैं, मैं उस समाज की बात कर रहा हूं। तो लड़कियों को कौन अगोरेगा दिन रात? और लड़की बिना शादी के सेक्सुअली एक्टिव होकर अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो उसका उन्होंने सबसे सस्ता और सबसे निरापद उपाय ढूंढ लिया कि 12-14 साल की उम्र में ही उसकी कर दो शादी, गौना मत करो। गौना साल 2 साल बाद कर दो, जबकि वो 15-16 की हो जाए। इस बीच भगवान ना करे कोई उकचूक अगर हो भी गई तो एटलीस्ट शी इज मैरिड, सिंदूर है, नंबर 1। नंबर 2, जब शादी हो जाती है, बेशक गौना ना हुआ हो, तो वो लड़का गाय बगाए मिलने जुलने आता ही रहता है। यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं साइड में मिल लेगा, किसी दुकान पे चट्टी पे गोलगप्पा खिला के मिल लेगा। आजकल तो गांव में भी लड़कियों के पास फोन है। तो कम से कम एक वे आउट है कि चलो शादी हुई पड़ी है, अगर भगवान ना करे प्रेग्नेंट हो भी गई तो अपने पति से ही हुई होगी। कितना सरल उपाय निकाल लिया गांव वालों ने, और बड़ा प्रैक्टिकल उपाय है। अच्छा, जब तुमको सेक्सुअली एक्टिव होना ही है तो व्हाई नॉट विद योर हस्बैंड? ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है? सर हमारे एक से जो सिस्टम में था ना कुछ भी इट वाज वेल थॉट। जो आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो हमारा ये जो आश्रम की हमारी जो व्यवस्था थी और हमारे जो जिसको लोग कहते हैं बाल विवाह, मतलब वो मैं नहीं कहती कि 7 साल 8 साल की बच्ची को कोई शादी करे या 9 साल की बच्ची के साथ कोई कंजमेट कर ले मैरिज, तो वो मैं नहीं कह रही हूँ। जब 13-14 साल की लड़की या लड़का प्यूबर्टी में आते हैं, दैट मीन्स प्रकृति ने उनको प्रिपेयर कर दिया है कि वो चाहे तो बच्चा पैदा कर सकते हैं। करना नहीं चाहिए क्योंकि हम इसलिए कहते हैं कि भाई यंग है और एक माँ बनने के साथ शरीर भी मजबूत होना चाहिए, खिलाई पिलाई भी होनी चाहिए, तो वो तो गांव देहात में होती थी। अब आजकल के जमाने में समस्या क्या होगी कि ये जो हमारा हार्मोन इन्फ्यूज फूड है ना, जो हमारी मोमोज और ये पिज्जा जो खा रहे, पनीर पनीर बनाना निकाला, हर चीज में सब्जी से लेकर हर चीज में हार्मोन्स है। अब वो हार्मोन्स आप जान रहे ग्रोथ, तो वो समय से पहले ग्रोथ हो रही है। आपको मैं बताऊं आज से 30-40 साल पहले में लड़कियों का जो प्यूबर्टी होता है वो 14-15 साल की उम्र में मेंस्ट्रुएशन शुरू होता था। आज वो लेवल घट के 10 साल हो गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स। वो हार्मोन, जो हार्मोन, एक चीज सीधी बात समझ ली, जो हार्मोन लौकी को बढ़ा सकता है रातों रात, जो हार्मोन टमाटर को बड़ा कर सकता है, वो हार्मोन ह्यूमन बॉडी में क्या कर रहा है? जी बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल। बढ़ा रहा है ना। तो प्रॉब्लम और हो रही है। हम किसी भी कोर समस्या पे नहीं जा रहे, इसको घूम फिर के हम कहाँ ले आते हैं कि ये सामाजिक दायरे में नहीं है, ये नैतिक दायरे में नहीं है, ये फलाना है। देखिए, हर चीज का उपाय सप्रेशन नहीं होता है। आप गुब्बारे की भरी हवा को दबा दबा के आप उसको कम नहीं कर सकते, टूट जाएगा। यू हैव टू डिफ्यूज इट इन अ मैनर कि आप उसकी जो उसकी कोर उसकी प्रॉब्लम है वहां टच करिए जाके। आप कितनी भी बात कर लेंगे, कोई किसी को मारेगा, लड़कियां भाग रही है, लव जिहाद हो रहा है, फलाना ढिकाना, ब्ला ब्ला ब्ला। इट ऑल बॉयल डाउन टू फिजिकल नीड। उस समय कुछ नहीं समझ आता है। कोई आदमी अगर छोड़ के किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है तो लव अफेयर करने नहीं जाता है सर। वो he just needs to release his physical desire that particular time, बस। आज एक के पास गया, जिसे ये इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, तो जब इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर के पीछे इतना सब कुछ होता है, वो स्ट्रॉन्ग डिजायर हर बच्चे में, हर लड़की में, हर लड़के में होती है। हाउ टू कंट्रोल इट? यू कैन कंट्रोल इट, यू हैव टू गाइड इट, यू हैव टू रेगुलेट इट। उसके लिए बेटर वर्ड है, आप रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करना पड़ेगा आपको उसको। आप बताइए कितने लोग हैं कि खान पान को बदल पाएंगे? छोड़ेंगे क्या लोग पनीर खाना? ये जो यूरिया मिला हुआ पनीर है, जिस यूरिया से हम पेड़ पौधे बढ़ाते हैं, ईल्ड बढ़ाते हैं, उनकी जानवरों की ईल्ड बढ़ाते हैं, वो हम इंसान खा रहे हैं, क्या छोड़ पाएंगे लोग उसको? क्या हाथ से ले पाएंगे मोबाइल वापस अपने बच्चों के? क्या अपने स्कूल बच्चों को छोड़ने जाएंगे, लेने आएंगे?
या उसके लड़की का कोई दोस्त आती है, उनको सामने बैठ के ये जो लड़की आपको उससे रिलेटेड आपने जो बात की कि इसकी फ्रेंड ने जो बात कही इस लड़की की फ्रेंड ने कि ये तो उसका बाप ऐसा था, वो लड़की है कौन? इसी की उम्र की है ना, इसी की एज ग्रुप की है, उसी दायरे की है, उसका भी बॉयफ्रेंड होगा, क्या पता उसी ने इंस्टिगेट किया उसको कि तू भाग जा। तो भाई उस लड़की की तहकीकात करिए ना, वो कौन सी काउंसलर है, कौन सी वो समाज सुधारिका है, वो कौन सी इस उम्र में उसके पास क्या तजुर्बा है कि जो वो ये राय दे रही कि इसका बाप ऐसा था। उससे पूछो, तुम्हारे बाप से पूछो कि तुम्हारा बाप तुमको जाने देता है बाहर, खुली छूट देता है या अपनी मर्जी से देता है? तो ये बच्चे सुन किसके रहे? इनके पास राय सलाह लेने के लिए कोई बड़ा तो आदमी है ही नहीं ना। देखिए पूछते किससे? मालूम? अपने दोस्त से, सहेलियों से, दोस्तों से, और वो इन्हीं की उम्र के हैं। तो उनको बताने के लिए कौन है यहाँ पे? जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ है वो चीज है ही नहीं, मिसिंग है टोटली हमारी सोसाइटी से, हमारे पूरे देश के सिस्टम से मिसिंग है। रुचि जी, अब ना वी हैव टू कंक्लूड दिस डिस्कशन नाउ। मुझे एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि वो दीपक यादव के घर में जो समस्या आई बेटी को लेके, ये समस्या तो हिंदुस्तान के हर घर में आने जा रही है अगले कुछ सालों में? जी सर, शहरों में तो शुरू हो चुकी है, शहरों में तो शुरू हो चुकी है, गांव में भी घर घर की समस्या होने जा रही है। तो जी सर, क्या व्हाट हो इज चुकी है। हमें अपनी ये सोच और हमें समाज को सोचने का तरीका ही बदलना पड़ेगा ना, और क्या तरीका है? तो समाज को कैसे बदल देंगे? आप बदल देंगे या मैं बदल दूंगी? आज आपने मैंने इतनी बात करी, बहुत सारी चीजों को उससे एक्सेप्ट किसको नहीं कर लेता है ना समझेगी? समाज। नहीं 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 नहीं, समाज समय के साथ बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है। मुझे याद है 80 के दशक में जब पहली बार टीवी आया था तो ताऊ जी हमारे अकेले बैठ के देखते थे, अपने कमरे में उन्होंने लगा रखा था, मोटर थी हमारे घर में, वहां लगा के अकेले देखते थे। बहुएं सब ऐसे चोरी से झांक के देखती थी, उनके सामने वो रूम में अकेले बैठे होते थे, बाकी पूरा परिवार ऐसे ऐसे एक तरह से बाइस्कोप की तरह देख रहा होता। साल 2 साल 3 साल के अंदर हमने देख लिया कि पूरा परिवार बैठ के देख रहा होता, एक तरफ बुढ़ऊ बैठे होते थे, बाकी पूरा बच्चा कच्चा बच्चा बहुएं सब बैठी होती थी। एक्सेप्ट कर लिया ना, 2-3 सालों में लोगों ने स्वीकार कर लिया कि भैया ये अब अच्छा है चाहे बुरा है, पूरा परिवार को देखना पड़ेगा, साथ ही देखते थे सब। समाज धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेता है। अब देश हर घर में एक दीपक यादव है उसको, और हर घर में एक राधिका यादव भी है। हर आदमी दीपक यादव बन नहीं सकता, हर आदमी तो गोली मार नहीं देगा बेटी को बेटे को। तो हार मान लेगा, ठीक है भैया आप चाहे, ठीक है अब तो ऐसा ही चलेगा। बोली सर ये तो आप जो कह रहे हैं कि हर घर में वो आ नहीं रही है नजर में, एक दीपक यादव की वजह से मुद्दा चला हो तो रहा है, लेकिन लड़कियों को पकड़ा, हाँ मार पीट दिया, और उससे ज्यादा क्या हुआ, जबरदस्ती शादी करा दी कहीं। अब शादी करा दी तो दूसरी मुसीबत मार के फेंक देगी, फिर वो प्रेमी के साथ मिल जाएगी। तो वो एक और समस्या जो कर रहे हैं वो यही तो कर रहे हैं, जो हाँ, नहीं मैरिजेस नहीं, हो रही है। इन शादियों में एक नया एंगल आया है। अरे ओ सोनम रघुवंशी ने क्या किया, बोले शादी तो करोगे कर लो। माँ बाप ने शादी कर दी, उसने कर ली, करने के बाद बोला अब क्या फाड़ लोगे मेरा, लो। मार दिया। हाँ, मार दिया, या छोड़ के भाग जाएगी, तलाक ले लेगी, 2.5 करोड़ की एलिमनी ले लेगी, तुम्हारी इज्जत पगड़ी उछाल देगी, अपने ससुर पे अपने पति पे आरोप लगा देगी, और 2.5 करोड़ की एलिमनी लेके बैठ जाएगी। कर लो, क्या करोगे? लड़कियां तो यहां तक उतारू मैं हो तो गई बोल रहा हैं। हूँ, सीधा समाज में लोगों को अगर इसको सामने हमने एक बार बता दिया कि तू जो सामने है वो कुआं है, तू कूदेगी तो फंसेगी, मरने दीजिए, करने दीजिए, जाने दीजिए हाँ, लफंगों वही के तो साथ। अल्टीमेटली दीपक यादव को सरेंडर कर देना होगा कि अच्छा भैया जो चाहो करो। और उसके बाद अगर दरवाजे पे लौट के तो घुसने ना दे, इतना कड़ा दिल जरूर रखना पड़ेगा सर।
उतना तो बड़ा प्रैक्टिकली बनना पड़ेगा, देखिए, तभी सुधरेंगे। प्रैक्टिकल होके जब सोचते हैं ना, तो अपना बच्चा होता है ना, वो चाहे कोई साल 2 साल 4 साल यार नाराजगी हम रहती है। हिंदुस्तान जो है दुनिया की सबसे ओवरली इमोशनल कैपिटल है दुनिया की। बिल्कुल, बिल्कुल। इससे ज्यादा इमोशन कहीं नहीं भरा हुआ है दुनिया में। हम इतने इमोशनल है कि प्रैक्टिकलिटी कहाँ कितनी दूर है हमको पता ही नहीं है। इन बच्चों को बिल्कुल। साफ बता दो, तुमको वेस्टर्न लाइफ चाहिए, तुमको अकेले एंजॉय करने करो, मरने के लिए हमारे पास मत आना बस। डोर्स आर क्लोज्ड, यू लिव योर लाइफ, लेट अस लिव आवर लाइफ। भाई एक बात बताइए ना, वो बच्चे भी इतने आजकल इतने स्मार्ट हैं, वो जानते हैं हम लोग की सबकी कमजोरियां भी वो जानते हैं। वो तो हमारी बेवकूफी है ना सर। हाँ, बेवकूफ कौन है? हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना बेवकूफ है। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमको यूज किया जा सकता है और हमको आपको रुचि जी, यूज होना ये तो मैंने कहा ये बहुत जटिल विषय है, इसमें हर आदमी की एक अलग राय आएगी, परंतु सुबह की चर्चा को भी मैंने ऐसे ही कंक्लूड किया, अभी की भी मैं ऐसे ही करूंगा। भारत बदल रहा है समय के साथ, कुछ बहुत कड़वी सच्चाइयां हैं जिन्हें स्वीकार करना होगा। हर आदमी दीपक यादव नहीं बन सकता और हर घर में एक राधिका यादव है, इसलिए सर बनना भी भैया नहीं चाहिए, बनना भी नहीं चाहिए दीपक यादव। बनना भी आपने नहीं बच्चे पैदा किए, उनको ओन नहीं किया, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। ये भूल जाइए कि आपके बच्चे आपकी प्रॉपर्टी है। और जो समय आ गया है और सोशल मीडिया और इंटरनेट का और स्मार्टफोन का जो प्रसार है, वह हर घर में एक राधिका यादव, अच्छा राधिका यादव को मैं सिर्फ लड़की के उसमें नहीं कह रहा हूं, वो लड़के का नाम भी आप राधिका यादव ही रख लीजिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो चाहे बहू हो चाहे जो भी है, पत्नी हो, भैया वो जी सर, यू कांट। आपको समय के साथ देखिए, समय के साथ पेरेंट्स को बदलना होगा, ये नई पीढ़ी नहीं बदलेगी। that if your child is selfish, you don't be magnanimous. Finish. हाँ, लोहे को लोहा काटता है। आप भी थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइए उन्हीं की तरह, जैसे वो जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए ना। अच्छा, उसमें एक और बहुत बड़ी समस्या है, उनको स्वतंत्रता और स्वच्छंदता चाहिए पर खर्चा हमें चाहिए, हमारे घर पे, हमारे पॉकेट मनी से, हमारे खरीदे गए फोन से, हमारी खरीदी गई गाड़ी से, हमारे भरवाए हुए पेट्रोल से उनको स्वच्छंदता चाहिए। आपको पता है माँ बाप को ना लड़का लड़की के मिलने पर रोक नहीं लगानी चाहिए। उनको जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं उनसे हिसाब पैसे का लेना शुरू कर देना चाहिए। सिंपल। तुमको पैसे को क्यों 18 साल के बाद मैं 18 तो नहीं, मैं 23 साल का मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। मैंने उसके बाद अपने पूरे जीवन में अपने पिताजी से कभी 1 रुपया नहीं लिया, पर 18 से 23 में उनके नियंत्रण में, उनके डिसिप्लिन में रहा था। अगर 18 के बाद अगर मुझे स्वच्छंद जीवन जीना होता तो मैं 18 में ही, जिस दिन आपको भैया अब तुम 12 साल में हो जाओ स्वच्छंद, हमारे खर्चे पे नहीं, अपने खर्चे, हमारा घर छोड़ के जाओ, जो कपड़े पहने हैं सिर्फ वही पहन के निकलो, जाओ जियो स्वच्छ। अगर पढ़ाई करनी है जाके पहले 2-4 साल के उतार लो, पैसा कमा लो, बैंक में रख लो, पढ़ लो। तुमको मोबाइल फोन आईफोन चाहिए, स्कूल के बाद शाम को जाके कहीं भाभी से काम कर लो। फोन 1.25 लाख वाला मत लो, फोन 1.25 करोड़ वाला लो, गोल्ड प्लेटेड होना चाहिए फोन, अपनी कमाई से, अपनी कमाई से। ये थोड़ा बस समझ आ गई। मैंने कहा ये चर्चा बहुत लंबी है, इसका कोई और छोर नहीं है, दोबारा मिलेंगे आपसे, दोबारा बात होगी। आज के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, वेरी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।